नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ्यू पर। जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल के अंदर हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 का जो एग्जाम होने वाला है 19 और 20 मार्च को, उसके बारे में। और उसके बारे में बात करते हुए मैं आपके सामने लेकर आया हूं मैथमेटिक्स के जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है रेलवे को लेते हुए उनकी सीरीज। और उसमें भी सबसे पहले टॉपिक हम कवर कर रहे हैं कौन सा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक डिसाइड हुआ है जो पिछला सीबीटी 2 हुआ था एएलपी 2019 का, वहां से, क्योंकि इस टॉपिक में से सबसे ज्यादा प्रश्न आए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, नंबर सिस्टम है हमारा टॉपिक। 3 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं 25 नंबर में से, तो ये वाली क्लास लेना बिल्कुल भी ना भूलें इस टॉपिक के लिए। नौकरी वाले ये 25 प्रश्न है, बिल्कुल नौकरी वाले ही ये 25 प्रश्न है। उम्मीद की जाती है कि इन 25 प्रश्नों के आधार पर ही नंबर सिस्टम में से हमारे प्रश्न बनेंगे। इसके बाद में जो हम चैप्टर करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का, समय, चाल और दूरी का। इस तरह से अभी तक हमारे पास 7-8 दिन जितने भी बचे हुए हैं, उनमें कोशिश करूंगा आपको 15-16 चैप्टर कवर करवाने की। और जैसा कि आप थंबनेल के साथ साथ मुझे भी देख सकते हैं, थोड़ा सा रंगीन नजर आ रहा हूं मैं आज आपको, तो उसका विशेष कारण आपको पता है कि आज है होली का उत्सव। तो आप सभी को और आपके पूरे परिवार को आई मैथ्यू की तरफ से और मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, भगवान करे इस बार होली आप मना रहे हैं बेरोजगारी में, अगली होली जब तक आए तब तक आप जरूर रोजगार प्राप्त कर लें और आपकी नौकरी जरूर लग जाए। एएलपी सीबीटी 2 क्लियर करने के बाद में जो भी आगे 1-2 स्टेज है वो सारी क्लियर करके अगली होली तक आप जरूर जरूर नौकरी पर चढ़ जाए। तो बहुत बहुत आपको फिर से शुभकामनाएं होली की। चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। पहला प्रश्न। अब नौकरी वाले ये 25 प्रश्न क्यों है वो भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। नौकरी वाले ये 25 प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, ये रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए आपको नजर आएंगे। कौन से एग्जाम में आए, रेलवे में किस समय आए हैं, वो शिफ्ट, वो डेट और वो एग्जाम का नाम आपको यहाँ पर हर बार लिखा हुआ दिख जाएगा। इसलिए लिए गए ताकि आपको एक पता चले कि रेलवे किस पैटर्न पर प्रश्न पूछता है हर एक चैप्टर में से। तो इसीलिए वो पैटर्न आपके सामने आएगा तो आपको थोड़ा ये अंदाजा लगेगा कि आपने जितना भी अभी तक नंबर सिस्टम पढ़ा है क्या वो काम का था या नहीं था। और अगर नहीं था तो अब पढ़ लीजिए, ये 25 सवाल भी कर लीजिए तो भी कुछ ना कुछ मामला सेट हो जाएगा। और अगर पहले से पढ़ा हुआ और ये 25 प्रश्न कर पा रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। पहला प्रश्न। 75 और 405 के बीच 3 अंकों की पूर्ण संख्याएं कितनी होगी? तो पूर्ण संख्याएं हमें पता है जीरो से शुरू होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक। हमें ना तो जीरो से शुरू होना है ना अनंत तक जाना है, हमें 75 और 405 के बीच की बात करनी है और वो भी 3 अंकों की। तो 75 से लेकर 100 तक अगर मैं बात करूं तो 3 अंकों की एक ही संख्या होती है और वो होती है 100 खुद। फिर मैं 101 से लेकर 200 तक बात करूं तो 3 अंकों की संख्याएं होती है 100। सारी की सारी संख्याएं आएगी क्योंकि सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती है। फिर मैं 201 से लेकर 300 तक बात करूं तो इसमें भी कितनी संख्याएं आ जाएगी, 100। सारी की सारी पूर्ण संख्याएं और सारी की सारी 3 अंकों की है। फिर मैं 301 से लेकर 400 तक बात करूं तो कितनी संख्याएं आएंगी, 100, क्योंकि सारी की सारी 3 अंकों की और सारी की सारी पूर्ण संख्याएं। फिर 401 से लेकर कहां तक बात करनी है, 405 के बीच कह रहा है तो 405 को शामिल नहीं करना। इसका मतलब 401 होगा, 402 होगा, 403 होगा और 404 होगा। तो हमें पूछ रहा है कुल कितनी संख्याएं हुई, तो इन सबको जोड़कर देख लेंगे तो कुल पता चल जाएगा। तो इन सबका टोटल आ जाएगा 300, ये 4, ये 1, ये, तो 305 मेरा उत्तर होगा। और 305 जो कि ऑप्शन नजर आ रहा है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं सेकंड नंबर की। ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं जो 50 से कम है? तो पहले तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जैसा कि आपको पता है हर एक सवाल में विद कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, केवल सवाल का आंसर नहीं बताऊंगा। क्यों आ रहा है उसका क्यों का कारण भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा। कुल संख्याएं आपको कह रहा है कितनी है अभाज्य, जो कि 50 से कम है। अभाज्य संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा और किसी से विभाजित ना हो। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि ऐसी संख्या है जिसके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो। ठीक है, तो जो एक है वो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, क्योंकि उसका गुणनखंड एक ही होता है। अभाज्य होने के लिए दो गुणनखंड होने चाहिए और भाज्य होने के लिए दो से अधिक गुणनखंड फैक्टर्स होने चाहिए। तो प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, दो।
क्योंकि एक ना तो प्राइम होता है, ना ही कॉम्पोजिट होता है, मतलब ना भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, क्योंकि इसका गुणनखंड एक ही होता है। हमें दो गुणनखंड अगर मिल जाए तो अभाज्य है, और दो से ज्यादा मिल जाए तो भाज्य है। दो दो के बाद कौन आएगा भाई? तीन। तीन, वैसे तो इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, 15 होगा। अब मैं आपके सामने वो संख्याएं कौन कौन सी है वो लिखना चाह रहा हूं। दो के बाद तीन आएगा, तीन के बाद आएगा पांच, पांच के बाद आएगा सात, फिर आठ नौ दस नहीं आएंगे, 11 आएगा, 13 आएगा, 14 15 16 नहीं, 17 आएगा, 18 नहीं, 19 आएगा, फिर 20 21 कुछ भी नहीं, 22 आपके 23 आएगा, 24 25 कुछ भी नहीं, 26 27 28, फिर कितना 29 आएगा, फिर कितना आएगा आपके 31 आएगा, 32 33 कुछ नहीं, 34 35 कुछ नहीं, 36 कुछ नहीं, 37 आएगा, फिर 38 39 कुछ नहीं, 40 41 आएगा, 42 के बाद 43 आएगा, 44 45 46 47 48, 47 आएगा, और उसके बाद में 48 49 और 50। तो यही आपके सामने आएंगे जो लिखे हुए, काउंट करके देख लीजिए, 15 ही मिलेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। हमें ये सारी संख्याएं नहीं पूछी थी, आपको याद होना चाहिए कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती है। एक स्पेशल बात है इसमें कि दो जो है केवल और केवल एक सम अभाज्य संख्या है, दो के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्याएं सबकी सब विषम है। 2 इज द ओनली एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। चलिए, अब आपके सामने मैंने लिख भी दिया है, जैसा कि मैंने कहा आपको याद होना चाहिए कि कहां से कहां तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो 1 से 50 तक कितनी होती है? 15, और 51 से लेकर 100 तक कितनी होती है? 10। तो 1 से 100 तक कितनी होती है? 25। फिर 101 से 200 तक 21, फिर 16, फिर 16 17 18 सब लिखा हुआ है कहां से कहां तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। तो कुल अगर 1 से लेकर 1000 तक मेरे को पूछे कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो इन सबका योग करूंगा और इन सबका योग आएगा 168। 1 से 1000 तक टोटल 168 आपके प्राइम नंबर्स होंगे। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिएगा। तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 120 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कई तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, एक्स मानकर कर सकते हैं, और औसत वाले एवरेज वाले मेथड से भी कर सकते हैं। देखो भाई, तीन क्रमागत प्राकृत संख्या है। पहली संख्या कौन सी है? माना एक्स है। पहला मेथड बता रहा हूं, दूसरा तीसरा भी अभी डिस्कस कर लूंगा। अगली क्या होगी? प्राकृत संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, नेचुरल नंबर जिनको हम कहते हैं। तो सबसे पहली एक्स, अगली क्या होगी? एक्स प्लस वन, उससे अगली क्या होगी? एक्स प्लस वन मतलब एक्स प्लस टू। तो तीनों का योग ये लीजिए, तीनों का योग कर देते हैं। वो प्रश्न में किसके बराबर है? 120 के बराबर है। एक्स एक्स और एक्स 3x हो गया, एक और दो जुड़कर 3 हो गया, बराबर में 120 आपके चल ही रहा है। तीन कॉमन ले लूंगा, तो तीन कॉमन ले लिया, बाहर चला गया, फिर उस बाहर वाले तीन ने इस 120 को काट दिया 40 बार। तो यहाँ एक बचा हुआ है, x का मान निकालूंगा तो एक उधर जाएगा तो 39 हो जाएगा। x मतलब सबसे छोटा वाला जो मान है वो निकल कर आया। आपको क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या जो वो x से कितनी ज्यादा है? 2। तो इसमें 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 41 41, जो कि हमको ऑप्शन दिख रहा है सी ऑप्शन एकदम सही आ रहा है। एक तरीका तो ये था। दूसरा कौन सा तरीका था? दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन उठा लीजिए। सेकंड मेथड क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं आपके सामने। ऑप्शन लूंगा तो सबसे पहला ऑप्शन लिया मैंने क्या? 39। तो अगर ये सबसे बड़ा नंबर है तो इसका मतलब इससे पहले वाले दो नंबर कौन से होंगे? 38 और 37। क्या इन सबको जोड़ने पर 120 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। उसी तरह से सेकंड ऑप्शन भी उठाऊंगा। 37 अगर सबसे बड़ा है तो फिर छोटे कौन से हैं? 36 और 35। क्या उनको जोड़ने पर 120 आ रहा है? नहीं आ रहा। फिर तीसरा ऑप्शन उठाऊंगा। सबसे बड़ा 41 है तो उससे छोटे क्या है? 40 और 39। तो क्या इनको जोड़ने पर 120 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो यही ऑप्शन मेरा एकदम क्या कहलाएगा? करेक्ट आंसर कहलाएगा। ये था आपका ऑप्शन से। एक औसत वाले मेथड से कैसे कर सकते हैं, एवरेज वाले से, वो भी डिस्कस कर लेता हूं। तीसरा मेथड यहां पर समझा देता हूं। तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 120 है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो क्रमागत संख्याएं होती है, चाहे वो प्राकृत हो, सम हो, विषम हो, किसी का मल्टीपल हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन अगर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्याओं का औसत एवरेज हमेशा उनकी मध्य संख्या होता है। तो इसका मतलब 3 का टोटल 120 है तो उनका एवरेज क्या होगा? डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 40 आएगा,
क्योंकि एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो तीन संख्याओं का औसत आया है 40 और तीनों संख्याएं भी कौन सी है, क्रमागत है। तो क्रमागत संख्याओं का औसत मध्य संख्या मिड वैल्यू होती है। तो इसके इधर क्या आएगा 41 और इससे पहले क्या आएगा 39। एक एक का अंतर क्यों लिया, क्योंकि संख्याएं कौन सी है, प्राकृत संख्याएं। तो अब आपको सबसे बड़ी संख्या दिख रही है 41, वही पूछा था कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो तीन मेथड थे, तीनों मैंने डिस्कस कर ली। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए सवाल को समझिए और तय कीजिए कि उस सवाल का जवाब देने के लिए नीचे में से कौन सा कथन पर्याप्त होगा। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है? प्राकृत संख्याएं क्या होती है वो अभी अभी हमने डिस्कस किया। पूर्णांक क्या होता है वो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पूर्णांक आपके माइनस अनंत से शुरू होते हैं, जीरो को शामिल करते हुए प्लस अनंत तक जाते हैं। ये जो माइनस वाले हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और ये जो प्लस वाले हैं ये धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं और ये नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। और जो जीरो है वो न्यूट्रल कहलाता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। उदासीन कहलाता है, ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं पूर्णांक जरूर होता है वो। अब मेरा प्रश्न ये है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है? अब इस प्रश्न का जवाब देने के लिए दो कथन है, तो उन दोनों कथन में से किस कथन से जवाब आएगा या दोनों से आएगा या नहीं आएगा, ये हमें बताना। तो क्या है पहला कथन, जीरो सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। तो जीरो एक तरह से पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृत एक से शुरू होता है, पूर्ण जीरो से शुरू होता है और पूर्णांक माइनस अनंत से शुरू होता है। तो जीरो सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक कहलाती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू तो एक से होती है, लेकिन जीरो को भी अगर मैं शामिल कर लूं तो फिर वो पूर्णांक हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक में आता है, लेकिन जीरो के आगे सभी धनात्मक पूर्णांक में आते हैं। तो जीरो को ये बोल रहा है जीरो सहित, उसको धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी नहीं बोला है, पहले से आंसर तो आ जाएगा। दूसरा पढ़ते हैं, क्या उससे भी आंसर आ जाएगा, देखते हैं। पूर्णांक प्राकृत संख्याओं से अलग होते हैं। पूर्णांक प्राकृत संख्याओं से अलग होते हैं, ये बात तो सही है, क्योंकि वो ऋणात्मक में भी होते हैं पूर्णांक और प्राकृत संख्याएं केवल धनात्मक में होती है। और पूर्णांकों में जीरो भी शामिल होता है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है, जीरो पूर्ण संख्याओं में शामिल होता है। तो केवल इस सेकंड वाले स्टेटमेंट को पढ़कर तो आंसर नहीं आ सकता। आंसर आएगा तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से केवल आ जाएगा। तो बस वही मेरे को टिक करना है। सवाल का जवाब देने के लिए ना तो एक और ना ही दो पर्याप्त है। दो तो पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक पर्याप्त है, तो पहला तो मैं टिक नहीं करूंगा। सवाल का जवाब देने के लिए अकेला दो पर्याप्त है जबकि अकेला एक पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। सवाल का जवाब देने के लिए अकेला एक पर्याप्त है जबकि अकेला दो पर्याप्त नहीं है, ये बात बिल्कुल सही बोली है। तो अगर मैं टिक करूंगा तो सी ऑप्शन जो है उसको हम टिक करेंगे। पहले से उत्तर आ जाएगा केवल, केवल दूसरे से उत्तर कभी नहीं आएगा। अगला प्रश्न, उस युग्म का चयन करें जो निम्नांकित समूह से संबंधित नहीं है। देखते हैं, √64 और क्या है 9। √64 हम सबको याद है कितना होता है 8, तो 8 के बाद 9 आया, इसका मतलब क्रम में चल रहा है। अगला देखते हैं, √81 कॉमा में कितना है 10। √81 कितना है 9, 9 के बाद क्या आया 10, ये भी क्रम में चल रहा है। अगला देखते हैं, √36 और कितना है 8। √36 मतलब 6, 6 के बाद 8 आ गया, यहां क्रम नहीं चल रहा है, यहां 2 का अंतर आ गया। देखते हैं, अगला है 121 कॉमा 12। 121 का वर्गमूल 11, 11 के बाद 12। इन तीनों में आप देख सकते हो सिर्फ +1 हो रहा है, लेकिन इसमें +2 हो रहा है। तो ये जो है इस समूह में कहीं पर भी सेट नहीं हो रहा है, इनसे अलग है। तो यही पूछा था कि कौन सा इनसे संबंध नहीं रखता है, तो ये वाला जोड़ा नहीं रखता है। तो √36 और 8 कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? तीसरा ऑप्शन आपका एकदम सही कहलाएगा। अगला प्रश्न, आप देख सकते हैं हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ दिख रहा है, और वो एग्जाम भी हर कोई एग्जाम नहीं, सिर्फ रेलवे का ही एग्जाम है। इसीलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जो मैं आपको 25 प्रश्न करवा रहा हूं, नौकरी वाले 25 प्रश्न बिल्कुल नौकरी वाले ही ये 25 प्रश्न है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दो तरह की संख्याएं होती है। परिमेय और अपरिमेय को मिलाने पर वास्तविक संख्याएं बनती है। अब परिमेय और अपरिमेय क्या होती है? परिमेय संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में हम लिख सकते हो, और जहां भिन्न में ऊपर अंश और नीचे हर हो और दोनों ही पूर्णांक हो, लेकिन जो हर है उसका मान शून्य ना हो। और अपरिमेय संख्या सिंपल सा जो परिमेय नहीं होती है। अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर और परिमेय मतलब रेशनल नंबर जिसे हम कहते हैं। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन
क्यूब रूट ऑफ आपको बोल रहा है कितना 64। तो ये तो याद होना चाहिए कितना होता है 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 16 का 4 से गुणा 64 होता है। दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ 64 64 ये याद होना चाहिए 8 का होता है। तीसरा 64 जो कि अभी अभी हमने देखा कि 4 का क्यूब है और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 64 को मैं 2 की घात 6 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 64 आपका वर्गमूल करने पर सॉरी घनमूल करने पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, या फिर यूं कह दूं वर्गमूल करने पर 8 आ रहा है। तो 8 होता है 2 का क्यूब, तो घात 3 वो और स्क्वायर रूट वाली घात 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो 2 की घात 6 होता है 64। उसका वर्गमूल किया गया है, तो 2 की घात 6 है तो वर्गमूल किया गया है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की घात 6 और वर्गमूल मतलब 1/2, तो ये चला जाएगा कितना 2 का क्यूब। और वर्गमूल नहीं है छठा मूल है, तो छठा मूल है तो यहाँ पर भी छठा लगाना पड़ेगा हमको। तो इसका मतलब 2 की घात 6 और 6th रूट है तो ये 6, तो ये आ जाएगा 2 की घात कितनी 1 मतलब कितना 2। एक ही ऑप्शन बच रहा है क्योंकि ये सारी की सारी संख्याएं तो परिमेय आ चुकी है, तो हमें तो अपरिमेय निकालना था। तो अपरिमेय कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है चौथा, क्योंकि चौथा रूट है किसका 64 का, और 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 6। तो ये 2 की घात 6 हुआ और ये चौथा रूट है मतलब 1/4 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो 2 की घात 3/2 आ रही है और 3/2 का मतलब फिर से वर्गमूल में आएगा, तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं अपरिमेय होगा और अपरिमेय ही पूछा है। तो अब चौथा ऑप्शन सही करके आ सकते हैं। अगला प्रश्न, 2 अंकों की वह संख्या बतानी है जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना हो। चलिए देख लेते हैं 2 अंकों की संख्या जो कि इसके गुणनफल की अंकों के गुणनफल की 3 गुना हो। तो बिल्कुल चेक कर लेते हैं इसको। तो ऑप्शन क्या क्या है उस पर नजर डालते हैं। तो ये 24 नहीं है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करते हैं हम लोग, ये 42 है। चलिए देखिएगा, पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, नंबर क्या है 42, इसके अंकों का गुणनफल करो। अभी करते हैं, 4 और 2 का गुणनफल करोगे तो कितना आएगा 4 इंटू 2 8 आएगा, सही है। फिर कह रहा है कि उस गुणनफल का 3 गुना करो, 8 का 3 गुना कर लो। तो 8 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 का 3 गुना 24 आएगा 24। तो क्या ये 42 है, नहीं 24 है, 24 का 24, तो इसका मतलब ये 42 नहीं 24 ही सही था। फिर वहां पे 2 का 4 से गुणा किया 8 हुआ, तो 8 का 3 से गुणा किया 24, 24 का 24 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसको वापस सही कर लेते हैं, ये 24 ही था 42 नहीं था। तो यही ऑप्शन है, आगे जाने की कहां जरूरत है, आगे आंसर तो हमारा। क्यों? क्योंकि अंकों का गुणा किया किया 2 का 4 से गुणा कितना हुआ 8, फिर उसका 3 से गुणा किया किया कितना हुआ 24, तो ये कह रहा है कि वापस वही नंबर आ जाना चाहिए। तो 24 का 24 आ गया ना, तो इसका मतलब ये आंसर है। दूसरा आंसर और तीसरा चौथा आंसर क्यों नहीं है, चेक कर लेते हैं। सभी चेक नहीं करते, कोई भी एक चेक करके बता देता हूं। ये 1 और 2 मतलब 12 है मेरे पास, तो इनका गुणा करूंगा तो गुणा कितना आएगा इनका 3, फिर 3 का 3 से गुणा करना है क्योंकि 3 गुना करना है, तो 3 का 3 से गुणा 9 होता है, तो 9 और 12 तो एक जैसे नहीं है, वापस 12 ही आना चाहिए था, तो ये उत्तर होता, तो ये उत्तर नहीं होगा। इसी तरह से सी ऑप्शन में जाऊंगा तो 4 का 8 से गुणा करूंगा, तो 4 का 8 से गुणा करूंगा 32 होगा, और 32 का फिर 3 से गुणा करूंगा, तो 32 का अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो 96 होगा। अब 96 और 48 तो दोनों अलग नंबर है, जबकि सेम आना चाहिए था। इसी तरह से लास्ट वाले में देखूं तो 3 और 6 का गुणा करूंगा तो कितना होगा 18 होगा, और 18 का फिर 3 से गुणा करूंगा तो कितना होगा 54 होगा, और 54 और 36 तो अलग अलग नंबर है, जबकि सेम आना चाहिए था। तो पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती है मैं पूरा डिस्कस करके आया हूं आपसे। कौन सी अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है, कौन सी अभाज्य और भाज्य कुछ भी नहीं होती है, सारा का सारा हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया है। पिछला मतलब पिछले से पिछला जो भी अभाज्य संख्याओं का प्रश्न था वहां पर। तो सीधा मैं आपके सामने अभाज्य संख्याएं लिखकर जोड़ लेता हूं। सबसे पहली 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और फिर कौन सी आपके 11। हमें कौन सी पूछी है 5 पूछी है, तो 5 ही आपके सामने जोड़ लीजिए। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 11 करोगे तो 21, 21 और 7 करोगे तो कितना होगा 28। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल मेल खा रहा है। अगला प्रश्न,
6, सअभाज्य संख्याओं का एक ऐसा युग्म है जिसमें y एक प्राकृत संख्या है। तो हमें पता होना चाहिए प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। लेकिन हमें क्या बोल रहा है, जो कि 20 से अधिक नहीं है। तो प्राकृत संख्या तो है लेकिन 20 से ज्यादा नहीं है, तो हमारी लिमिट हो गई 1 से 20 तक की। y के कितने संभावित मान हो सकते हैं? तो अगर कोई ये सोच रहा हो कि एक प्राकृत संख्या है जो कि 20 से अधिक नहीं है, तो y के 20 मान हो सकते हैं। लेकिन एक उसने कंडीशन डाल दी और वो कंडीशन ये डाली है कि अगर उस y को 6 के साथ लिखा जाए जैसा कि लिखा गया है, तो ये दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम नंबर्स सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपको सअभाज्य संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए, उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सअभाज्य संख्याएं, दो संख्याएं आपस में सअभाज्य संख्याएं होती है। कब होती है? जब उन दोनों संख्याओं का मसप एचसीएफ कितना आता है? 1 आता है। मतलब उन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आता है, केवल एक ही उभयनिष्ठ आता है, तो वो दोनों संख्याएं सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। बिल्कुल सही है। तो y के मान लेना शुरू करते हैं, जो कि प्राकृत संख्याओं के आधार पर लेने और 20 से अधिक नहीं लेना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैं ले सकता हूं 1, बिल्कुल इनका मसप 1 आ रहा है। क्या मैं 2 ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि 6 और 2 का अगर मसप देखूंगा तो 2 आ जाएगा। क्या मैं 3 ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि 6 और 3 का मसप 3 आ जाएगा। 4 ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि 6 और 4 का मसप 2 आ जाएगा। 5 बिल्कुल ले सकता हूं। फिर 7 बिल्कुल ले सकता हूं। 8 नहीं ले सकता क्योंकि 2 आ जाएगा। 9 नहीं ले सकता क्योंकि 3 आ जाएगा। 10 नहीं ले सकता क्योंकि 2 आ जाएगा। 11 ले सकता हूं। 12 नहीं ले सकता क्योंकि मसप 6 आ जाएगा। 13 ले सकता हूं। 14 नहीं ले सकता क्योंकि मसप 2 आ जाएगा। 15 नहीं ले सकता क्योंकि मसप 3 आ जाएगा। 16 नहीं ले सकता क्योंकि मसप 2 आ जाएगा। 17 ले सकता हूं। 18 नहीं ले सकता क्योंकि मसप 6 आ जाएगा। 19 बिल्कुल ले सकता हूं। यहां लिख लेते हैं, या तो ये लीजिए। 20 नहीं ले सकता। तो कुल कितने मान आए आपके y के, वही हमें बताने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल 7 मान आए हैं। और 7 में देख सकता हूं कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही मेल खा रहा है। चलिए अगला प्रश्न। 10वां सवाल आपको कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रेणी का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई सभी संख्याएं 2 अंक की संख्या है। तो सारे के सारे नंबर 2 ही अंक के हैं। आप देख सकते हैं, अगर नहीं दिखाई दे रहे हो या साथ साथ में दिखाई दे रहे हो तो बीच में लाइन कर देता हूं, ताकि हर एक नंबर आपको अलग से दिखाई दे जाए। वैसे तो सब जगह स्पेस है नंबरों के बीच में, पर फिर भी हमने लाइन कर दी। अब सवाल क्या है वो पूछ रहा है, उपरोक्त श्रेणी में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? अभाज्य संख्याएं क्या होती है डिस्कस करके आ चुके हैं। तो सारी अभाज्य संख्याएं इनमें से छाट कर लिखनी है और उसका टोटल करना है। शुरू हो जाते हैं। 78, 25 जो होगी वो मैं लिख दूंगा, और जो नहीं है, क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि उन संख्याओं में और भी किसी संख्या का भाग जा रहा है। जैसे कि 78 इसमें जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि पीछे 8 है तो 2 से चला जाएगा। 25 5 है पीछे तो 5 से चला जाएगा। ये 96 है तो ये चला जाएगा 3 से, और ये चला जाएगा आपका किससे? 2 से भी। इसी तरह से सारी की सारी संख्याएं किसी न किसी से विभाजित होती हुई नजर आ रही है अभी तक। तो ये 6 का स्क्वायर होता है, ये 7 और 2 से जाएगा, ये 9 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, ये भी चला जाएगा। 79 की अगर मैं बात करूं तो 79 किसी से जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिर 79 के बाद में 39 13 से चला जाएगा, 34 काम का नहीं है, 31 किसी से नहीं जा रहा है। फिर 38 चला जाएगा, 29 जो है वो किसी से नहीं जा रहा है। फिर 24 26 चले जाएंगे, 37 किसी से नहीं जा रहा है। फिर 43 जो है 4 और 3 7, ये किसी से नहीं जा रहा है। 16 आपका चला जाएगा, वैसे 4 का स्क्वायर होता है, 8 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा। ये मेरे सामने अभाज्य संख्याएं निकल कर आई है, इनका योग पूछ रहा है, अभी कर लेते हैं। 70 और 30 100 और 20 120 और 30 150 और 40 190, बड़े नंबर जोड़ लिए मैंने, 190 आया मेरे सामने। अब छोटे नंबर जोड़ लेते हैं। 9 और 1 10 और 19 19 और 7 कर लूं तो 19 और 7 नहीं करूं तो 7 और 3 10 कर लूं तो 19 और 10 कितना? 29। तो 190 और 29 तो 200, और ऊपर का कितना है आपके पास? 19। 219 पहला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। हमने अभाज्य संख्याएं लिख ली जो कि 5 थी टोटल, और उनका योग कर लिया जो कि मेरे सामने 219 आया। अगला प्रश्न, सही कथन का चयन करें। अभी करते हैं।
केवल दो अभाज्य संख्याएं हैं जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। अभाज्य संख्याएं डिस्कस करके आ चुके। क्रमागत संख्याएं जिनमें क्रम फिक्स रहता है। अब वो क्रम 1 का, 2 का, 2.5 का, 8 का, 9 का, कितने का भी हो सकता है, फिक्स रहेगा एक। और धनात्मक पूर्णांक है तो पूर्णांक जो कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाते हैं, जीरो भी शामिल होता है। पूर्णांक भी डिस्कस करके आए। केवल धनात्मक मतलब एक से शुरू होने वाले। तो पूर्णांक है तो अंतर फिक्स रहेगा एक एक का, तो क्रमागत में क्रम पता चल गया एक एक का। और संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए और ऐसी दो ही संख्या है, तो बिल्कुल ये सही कह रहा है। 2,3 यही दो ऐसी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या है। बाकी कोई भी जो आपके अभाज्य संख्याएं होंगी उनके बीच में अंतर एक का नहीं, एक से ज्यादा का रहेगा। जैसे कि 3 के बाद 5 आएगी तो 2 का अंतर हो गया, 5 के बाद 7 आएगी 2 का अंतर हो गया, 7 के बाद सीधी कौन सी आएगी, 11 आएगी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। अब पहला ऑप्शन सही जा रहा है तो क्या उत्तर ये कर दे क्या, नहीं, क्योंकि आगे हमारे पास और भी स्टेटमेंट लिखे हुए, उनको भी चेक करते हैं, फिर ये चारों में से टिक करके आते हैं। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक धनात्मक अभाज्य संख्या की एक संगत ऋणात्मक अभाज्य संख्या होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला, दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, करके देख लो। दो अभाज्य संख्याएं, ये भी दो अभाज्य संख्याएं ही है, इनका योग कर लो, 5 आ रहा है, वो 5 तो विषम आ रहा है, तो ये तो कह रहा है हमेशा सम होता है, तो ये गलत कह रहा है, ये भी नहीं होगा। चौथा, सअभाज्य संख्याओं का संख्याएं हमेशा अभाज्य संख्याएं होती है, तो मैंने अभी अभी सअभाज्य संख्याओं के बारे में डिस्कशन किया आपसे, तो ये कह रहा है सअभाज्य संख्याएं हमेशा अभाज्य होती है। तो सअभाज्य संख्याएं हमेशा अभाज्य हो ऐसा जरूरी है क्या, चेक करके देख लेते हैं एक उदाहरण के साथ। तो जैसे कि मैं उदाहरण लिखूं आपके सामने, 10 कॉमा क्या 21, तो 10 के गुणनखंड होते हैं 5 और 2, और 21 के गुणनखंड होते हैं 7 और 3। ये दोनों की दोनों 10 और 21 सअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 10 और 21 अगर अलग अलग देखूं तो अभाज्य संख्याएं नहीं है, जबकि ये कह रहा है होती है, तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत हुआ। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा, पहला। और पहला कहां पर है, केवल कथन एक, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, संख्या दे रखी है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो या तो आप देसी तरीका लगा लो, 266,805, देसी तरीका वही जो बचपन में करते थे। यहां से शुरू हो जाइए, सबसे पहले 5 से जाएगा, ठीक है, या 3 से चला जाएगा। 3 से ये देखो 6 और 2 8, 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 और 5 21, और ये 6 27, 3 से चला जाएगा। तो या तो ये तरीका लगा लीजिए, जो कि लगा सकते हैं, आपने बचपन में खूब बार किया होगा, लेकिन एक अच्छा सा तरीका बताते हैं कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। क्यों बता सकते हैं अच्छा सा तरीका, क्योंकि ऑप्शन हमारे सामने, इसलिए बता सकते हैं। ऑप्शन नहीं होते तो फिर ये तरीका हम लगाते ही हैं हमेशा। चलिए, ऑप्शन में देख सकते हो 11 का स्क्वायर सब जगह आ रहा है, तो 11 का स्क्वायर सब जगह आ रहा है, तो 11 से तो इसको भाग देने की आवश्यकता नहीं। उसके अलावा 3 5 7 ये आ रहे हैं, तो मैं अगर इस नंबर को सबसे पहले देखूं तो ये 5 से जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पीछे 5 है इसलिए। तो मैं 5 का भाग देकर देखता हूं सबसे पहले, तो 266,805, 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 5 से जाएगा कितनी बार, 5 बार 25, फिर 16 हुआ तो 3 बार 15, फिर 18 हुआ तो 3 बार 15, फिर 30 हुआ तो कितना 6 बार, और फिर कितना 1 बार। तो इसको देखकर ये पता चल गया कि 5 से तो अब ये एक बार ही जाएगा, अब एक बार और 5 से या और 2 बार 5 से, ऐसे तो ये नहीं जाने वाला है। तो इसका मतलब ये तय है कि इसके गुणनखंड में 5 केवल एक बार ही आएगा। तो पहला ऑप्शन मैं कभी नहीं कर सकता क्योंकि 5 2 बार आ रहा है। तीसरा ऑप्शन भी मैं कभी नहीं कर सकता क्योंकि 5 2 बार आ रहा है। अब बात करते हैं 7 और 3 की। तो 7 तो 2 और 3 बार आ रहा है, लेकिन 3 1 और 2 बार ही आ रहा है, तो 3 का भाग देना आसान है 7 के कंपैरिजन में, क्योंकि 3 की भाजकता का नियम ये होता है कि अंकों का योग अगर 3 से जाता है तो संख्या 3 से चली जाती है। एक बार 3 है और दूसरे वाले ऑप्शन में 3 का स्क्वायर मतलब 9 है, तो 9 की भाजकता का नियम भी आसान है कि अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 9 से चली जाती है। तो मैं इसको 9 से या 3 से विभाजित करके देखता हूं, तो पहले अंकों का योग करूंगा, तब पता चलेगा कि 3 से जा रहा है या 9 से जा रहा है। 3 और 3 कितना 6, 6 और 6 कितना 12, 5 और 1 6, तो 12 और 6 कितना 18, तो 18 3 से भी जा रहा है और 9 से भी जा रहा है। लेकिन 9 से भी जा रहा है तो क्यों, क्योंकि 3 से देने के बाद में और 3 से भाग दोगे तो फाइनली 9 से ही भाग दोगे। तो ये तय हो गया कि 3 2 बार आने वाला है, तो ऑप्शन कौन सा मैच हो गया आपका, चौथा ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। 3 का स्क्वायर आ गया,
5 आ गया, 7 का स्क्वायर आ गया और 11 का स्क्वायर आ गया। हमने ना तो 11 के लिए चेक किया ना 7 के लिए चेक किया, 3 और 5 से हमारा मामला सेट हो गया। और पूरा डिटेल में चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, और ये बच्चों वाला काम है जो कि आपने बचपन में कई बार इसको किया होगा, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में ये नहीं करना है, इसी से काम चलाना है क्योंकि ऑप्शन पड़े हमारे पास। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक होंगे? तो सर्वाधिक भाजक मतलब इनके गुणनखंड करने पर पता चलेगा कितनी ज्यादा संख्या है जिनका इनमें भाग जाता है। तो गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड भी अभाज्य गुणनखंड ही किए जाते हैं, प्राइम फैक्टर ही किए जाते हैं। जिस संख्या के सबसे अधिक गुणनखंड होंगे अभाज्य वाले, उसी संख्या के भाजक भी सबसे अधिक होंगे। पहला ऑप्शन उठाते हैं 156। 156 अगर मैं देखूं तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसमें एक और 12 जोड़ू तो 12 144 और 12 156 हो जाता है। तो 12 इंटू 12 144, तो 12 इंटू 13 क्या हो जाएगा? 156। और 12 मतलब होता है 4 इंटू 3 मतलब 2 का स्क्वायर गुणा में कितना? 3। आपको पता चल गया होगा मैं अभाज्य संख्याओं में तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो अब इस पे गुणनखंड कितने होंगे? 2 की घात 2 है, तो जितनी घात होती है अभाज्य संख्या की उसपे एक जोड़कर गुणनखंड निकालते हैं। 2 प्लस 1 3 गुणा 3 की घात कितनी है? 1, तो 1 प्लस 1 2 गुणा 13 की घात 1 उस पे प्लस 1 तो 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो इसके 12 गुणनखंड होंगे और भाजक भी कितने होंगे? 12 ही इसके भाजक होने वाले हैं। बिल्कुल सही। चलिए, एक तरीका तो ये हुआ, मतलब एक नंबर का तो निकला हमारे सामने। अब बात आती है +1 क्यों करते हैं घात में, उसका कारण भी बता देता हूं। 2 की घात 2 है, लेकिन 2 की घात 0 से हम शुरू करेंगे और इस तरह से लिखेंगे तो 2 की टोटल कितनी घात काम आएगी? मेरे पास 3 घात काम में आएगी, इसीलिए इनमें भी +1 करके लिखा है। अगला हमारा नंबर है 240। 240 करना है तो 240 के लिए आप पहले तो 24 इंटू 10 कर लो, और 10 होता है 5 इंटू 2, तो ये हो गया 5 इंटू 2। 24 के लिए 8 इंटू 3 करोगे तो ये हो गया 3, और 8 का मतलब क्या होता है? 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब मतलब 3 घात, और एक ये पड़ा तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? ये 4 हो जाएगी। अब 5 की घात 1 है तो प्लस 1 करूंगा तो कितना? 2। 2 की घात 4 है, प्लस 1 करूंगा तो कितना? 5। 3 की घात 1 है, प्लस 1 करूंगा तो कितना? 2। तो कितने आ रहे हैं? 20 भाजक आ रहे हैं, और 20 ही इसके कुल गुणनखंड आ रहे हैं। अभी तक तो ये आगे चल रहा है। तीसरा ऑप्शन 172। 172 करना है तो 7 और ये कितना हो गया आपके पास? 10 हो गया, तो 2 से कर लेते हैं, तो 2 तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 2 आएगा तो कितनी बार चला जाएगा? 2 से ये 9 बार, क्योंकि 8 बार कर लेते हैं 16, और फिर से इसको कर लेते हैं 12 है, तो फिर कितना? 6 बार हो जाएगा, 86 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब 86 का कर लेते हैं, तो 86 का फिर से करोगे, 86 का करेंगे तो कितना? 43 आ जाएगा, 86 का हाफ। और 43 जो है वो आपके सामने एक अभाज्य संख्या है, तो 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो 2 की घात 2 लगा लेते हैं। अब इसके गुणनखंड निकालते हैं, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर आ चुके हैं। घात 2 है तो प्लस 1 करूंगा 3 होगा, घात 1 है तो प्लस 1 करूंगा 2 होगा, तो कुल कितने निकल कर आएंगे इसके गुणनखंड या भाजक? 6 निकल कर आएंगे। अगला और लास्ट देखते हैं 200। अभी तक तो 240 आगे चल रहा है। 200 होता है आपके 25 गुणा 8, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, और 8 होता है 2 का क्यूब। तो ऊपर 2 है तो +1 करूंगा 3 होगा, ऊपर 3 है +1 करूंगा तो 4 होगा, और 3 इंटू 4 कितना होगा? 12। सबसे अधिक गुणनखंड जिसके आए हैं, कुल गुणनखंड निकाले हमने, वही उनके भाजक है, उसी के भाजक सबसे ज्यादा है। तो 20 आए, 6 आए, 12 आए, तो 12 और 12 ये तो बराबर हो गए, 20 मतलब किसके? 240 के। सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। ये मत सोचिएगा कि नंबर बड़ा है तो उसके भाजक भी बड़े होंगे, ज्यादा होंगे। अगर ऐसा होता तो फिर ये 200 और ये 156 है तो इनके बराबर नहीं आते, फिर 200 के ज्यादा आते गुणनखंड या भाजक। डिपेंड करता है नंबर क्या है उसके ऊपर। चलिए अगला प्रश्न। आपको कह रहा है कि नंबर दे रखा है 6,34,785 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान कह दीजिए या प्लेस वैल्यू कह दीजिए। एक होता है स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, एक होता है जातीय मान, अंकित मान जिसको हम कह सकते हैं, और भी जिसका नाम होता है इंग्लिश में फेस वैल्यू या प्योर वैल्यू। तो स्थानीय मान तो ये बताता है कौन से स्थान पर है वो,
इकाई पर, दाही पर, सैकड़े पर, हजार पर, उस तरीके से यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, 10,000 प्लेस, 1 लाख प्लेस, 10 लाख प्लेस, इस तरह से। तो कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर में किसी भी अंक का स्थानीय मान? तो उस अंक को तो वापस लिखा ही जाता है और अंक के राइट साइड में जितने अंक हैं उतने जीरो लगाए जाते हैं। 8 के राइट साइड में कितने अंक है? 1 है तो 1 जीरो लगाया जाएगा, तो ये आ गया 80। तो सेकंड ऑप्शन मेरा सही होगा। अब ये कैसे डिसाइड हुआ? क्योंकि 8 जो है कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। तो पहला वाला स्थान क्या कहलाता है? इकाई। फिर वह क्या कहलाता है? दाही। तो इसका मतलब ये दाही पर है इसलिए 1 जीरो लगा है। यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, ये टेंस प्लेस पर है इसलिए 1 जीरो आपके सामने आया है। अगला प्रश्न, संख्या दे रखी है, इसमें 6 के अंकित मान बोल दीजिए, जातीय मान बोल दीजिए, फेस वैल्यू, प्योर वैल्यू कह दीजिए, सब एक ही बात है। और स्थानीय मान का योग कितना होगा? तो मैं देख सकता हूं नंबर है मेरे पास 206743, बिल्कुल सही है। तो अगर ये नंबर है मेरे सामने जो कि 2 लाख कितना है 6743, इसमें आपको पूछ रहा है 6 का अंकित मान मतलब जातीय मान और स्थानीय मान का योग क्या होगा। तो 6 का पहले मैं स्थानीय मान निकालता हूं जो कि अभी अभी हमने 8 का निकाला था। 6 यहां पर है, इसके राइट साइड में कितने अंक है? 3, तो 0 3 लगा देंगे, 6000 इसका स्थानीय मान आ जाएगा। जातीय मान या अंकित मान निकालना है तो किसी भी नंबर का जातीय या अंकित मान वो स्वयं नंबर खुद ही होता है। तो 6 का जातीय या अंकित मान कितना होगा? 6 ही होगा, तो ये लीजिए 6। इनका योग करना था तो इनका योग करने पर आ गया 6006, जो कि मेरा ऑप्शन मैच कर जा रहा है। सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 16वां देखिए। नंबर दे रखा है एक बहुत बड़ा सा, इसमें 9 और 5 के स्थानीय मान का अंतर आपको पूछा है। तो 9 कहाँ है? ये लिख दिया 9। अब 9 के सीधे हाथ में कितने अंक है? उतने जीरो लगाने हैं। तो 1 2 3 4 है तो 4 जीरो लगा देने हैं। ये आ गया मेरे सामने 90,000। फिर 5 का स्थानीय मान, तो 5 तो आएगा ही, और 5 के राइट साइड में कितने अंक है? उतने जीरो आ जाएंगे। तो 5 आ गया और 5 के राइट साइड में एक भी अंक नहीं है तो जीरो भी एक भी नहीं आने वाला। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 खुद इकाई के स्थान पर है, यूनिट प्लेस पर है इसलिए। क्योंकि 1 जीरो आता है तब दाही के स्थान पर होता है, टेंस प्लेस पर होता है, पर ये यूनिट प्लेस पर है इसलिए कोई जीरो नहीं आएगा इसके साथ। और वैसे अगर जितनी देर से मैं बोल रहा हूं उसके अनुसार देखें तो 5 के राइट साइड में कोई अंक नहीं है तो जीरो भी आने वाला नहीं है। पिछले सवाल में शायद योग पूछा था, इस बार अंतर पूछ रहा है तो अंतर निकाल लेते हैं। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, फिर ये सारे 9 हो जाएंगे और ये जो 9 है ये 8 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन मैच कर जाएगा 8,995, 89,995, सी ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। अगला प्रश्न, 6 11 16 21 ऐसे करते हुए 71 तक चल रहा है तो इसका योग आपको बताना है। देखिए एक तरीका तो ये है कि 6 16 26 36 इस तरह से करते 66 तक ये जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि दो तरह की सीरीज चल रही है। 6 से 16 इनमें 10-10 का फर्क चल रहा है और 11-21 इस तरह से इनमें भी 10-10 का फर्क चल रहा है। और 11 21 31 ऐसे करते 71, सारे नंबर लिखकर उनको जोड़ लीजिए, आपका ऑप्शन कोई ना कोई मैच कर जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा मेथड है इसलिए इस तरह से तो हम नहीं करेंगे, तो इसको तो हटा देते हैं। तो फिर दूसरा कौन सा तरीका है? दूसरा तरीका ये है, पहले संख्याएं कितनी है वो निकाल लेते हैं, फिर उनका औसत निकालकर संख्याओं से गुणा कर लेंगे तो उनका योग निकल कर आ जाएगा। तो संख्याएं जो भी ये है, तो 6 से 11 में देख सकता हूं कितना चला है ये 5, 11 से 16 में देख सकता हूं कितना चला है ये 5, 16 से 21 में देख सकता हूं कितना चला है ये 5। तो इसका मतलब एक सीरीज चल रही है जिसमें 5-5 का अंतर हमारे सामने निकल कर आ रहा है। बिल्कुल सही है। तो एक तरह से हमारे सामने ये क्या है? ये समानांतर श्रेणी चल रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रही है। और अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होती है, जो समानांतर श्रेणी होती है, उसका जो एस एन होता है, एन पदों का योग, वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। क्या होता है भाई? n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू क्या? d, जहां पे a होता है प्रथम पद जो कि कितना है? 6, तो 2 गुणा 6 तो मैं कर ही सकता हूं, प्लस n होता है पदों की संख्या, वो भी बताएंगे आपको, d जो कि सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 5-5 का, बिल्कुल सही है, और n वो भी निकालते हैं और बट्टा में ये कितना? 2, ये -1। अब मेन बात आ रही है पद कितने हैं वो।
या तो बैठकर गिने जाए, पर गिने तो जा नहीं सकते। इनको तो चलो गिन भी सकते हैं क्योंकि 71 पर खत्म हो रहा है। अगर 771 पर खत्म हो रहा होता तो गिनना मुश्किल होता। तो किस तरीके से पदों की संख्या निकाली जाती है? अंतर सब जगह बराबर है, तो क्या तरीका होता है n निकालने का, पदों की संख्या निकालने का? सबसे बड़ा वाला नंबर माइनस सबसे छोटा वाला नंबर बट्टा में जितने का अंतर आ रहा है, जैसे कि 5-5 का आ रहा है, ये तो सवाल नंबर है ना, 17 को इसके साथ मत मिला देना। जितने का अंतर आ रहा है, अंतर 5-5 का आ रहा है, प्लस का कितना 1। 71 में से 6 कम कर लूंगा, तो 71 में से 6 कम होगा तो कितना बचेगा? 65 बचेगा। और 5 65 को कर देगा कितनी बार? 13 बार। 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14। तो पद आ गए 14, यहां पर 14 रख दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ये चला गया कितनी बार? 7 बार, एकदम परफेक्ट है। अंदर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 14 माइनस 1 कितना हो गया? 13। 13 का 5 से कितना हो गया? 65। 65 में और क्या जोड़ना है? 6 इंटू 2 12। तो 65 में 2 और जोड़ लूंगा तो कितना हो जाएगा? 77। 2 मतलब 12 और जोड़ लूंगा तो कितना हो जाएगा? 77। 77 का 7 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, गुण 50 हो जाएगा, फिर से गुण 50 हो जाएगा और फिर वो 4 ऐड करेंगे, ठीक है, 49 होगा। तो ये हो गया 7 का 7 से कितना? 49। फिर ऐड करेंगे तो कितना होगा? 53 हो जाएगा 49 में 4 ऐड करने पर। तो हमारा ए ऑप्शन हमेशा के लिए सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए और इन ऑप्शन के साथ। चलिए अगला प्रश्न। 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से शुरू होती है। ये हमारे काम की ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 से विभाजित नहीं हो रही है। फिर आता है 101, ये भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। फिर आ रहा है 102, ये हमारे काम का है। क्यों? क्योंकि ये 3 से विभाजित हो रहा है। 102 के बाद कौन आएगा 3 से विभाजित होने वाला? जिसमें 3 का अंतर मिलेगा। अंतर मतलब इससे 3 ज्यादा, मतलब 105। इस तरह से क्रम चलता रहेगा और 3 अंकों की सबसे लास्ट वाली संख्या होती है 999, जो कि 3 से विभाजित होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से जा रहा है, इस वजह से। तो वही चीज आ गई हमारे पास, एक तरह से समांतर श्रेणी आ चुकी है। तो समांतर श्रेणी के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 3-3 का, क्योंकि 3 से विभाजित हो रही है तो अंतर 3-3 का ही रहेगा। कुल पद कितने ये आपको बताने हैं, तो अभी अभी हमने देखा था टोटल पद कैसे निकालते हैं। बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर बट्टा जितने का अंतर चल रहा है 3-3 का और प्लस कितना 1। इसमें से इसको कम करके 3 का भाग दे देते हैं। 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 0 9 बचेगा, 9 में से 1 8 बचेगा। 3 का भाग दे दूंगा, बिल्कुल दे दो 3 का भाग। 3 का भाग चला गया कितनी बार? 2 बार। फिर बचा 2 तो 29 हुआ, तो फिर चला गया 9 बार 27, फिर 2 फिर 27 फिर 9 बार। 299 में 1 जोड़ूंगा 300 आएगा, जो कि ऑप्शन नजर आ रहा आपको सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 18वां। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें के बारे में। ये और भी आसान है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये जो लिखा हुआ है ये है आपका 3 का स्क्वायर। फिर आगे ऐसे करते करते कहां तक जाना आपको? 14 के स्क्वायर तक जाना है, जिसका टोटल आपको दे रखा है 1015। मुझे क्या पूछ रहा है? मुझे पूछ रहा है 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 42 के स्क्वायर तक का टोटल। तो जो मुझे दे रखा है उसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं, और चेंज ये कर सकता हूं कि इसको मैं जो आपके सामने पड़ी है वैल्यू उसके अकॉर्डिंग अगर तोड़ना चाहूं तो 1 गुणा 3 लिख सकता हूं। स्क्वायर तो दोनों पर आएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर लगा हुआ है। 6 को मैं 2 गुणा 3 लिख सकता हूं, स्क्वायर तो दोनों पर आएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर है इसलिए। इसको मैं 3 गुणा 3 लिख सकता हूं, स्क्वायर तो दोनों पर आएगा क्योंकि 9 का स्क्वायर है इसलिए। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं, अगर 3 में तोड़ रहा हूं तो 3 आएगा और कितना आ जाएगा? ये 1 और 12 मतलब 14। तो 14 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आएगा, बिल्कुल सही है। अब हर एक के अंदर 3 का स्क्वायर आ रहा है तो वो 3 का स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूं बाहर। अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट में 14 का स्क्वायर। और इन सब का टोटल मैं देख सकता हूं जो कि पड़ा है मेरे पास कितना? 1015। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ये 9 9 का 1015 से गुणा करूंगा, मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। 9 का 1000 से कितना होगा? 9000 होगा। फिर 9 का 15 से कितना होगा? 9 का 15 से मतलब 135 होगा। तो 9000 और 135, 9135 होगा, जो कि ऑप्शन मैच खा रहा है आपका पहला बिल्कुल सही है। चलिए
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इकाई अंक का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इकाई अंक के नियम अगर आपको पता है तो आप बिना पेन चलाए भी कर लेंगे। देखिए, हमें पता है 0156 होता है अगर लास्ट में और उसकी घात कुछ भी होती है तो 0156 इकाई अंक वापस आता है। 4 और 9 होता है तो उसकी घात सम विषम चेक करते हैं, उसके अनुसार इकाई अंक आता है। लेकिन 2 3 7 8 होने पर हमें क्या करना पड़ता है, घात में 4 का भाग देना पड़ता है। और क्यों देना पड़ता है, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी चलती है, मतलब हर चौथा इकाई अंक फिर से रिपीट होता है इसलिए। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूं ये 6 है तो इसका इकाई अंक तो 6 ही हो जाएगा, क्योंकि 0156 में फिर से वो आ जाता है। ये 7 है तो इसके लिए हमें घात में भाग देना पड़ेगा 4 का। 53 में 4 का भाग देते हैं, एक बार चला गया 13 हो गया, 3 बार चला गया 1 बचा, तो जितना शेषफल बचता है उसको घात बना देते हैं, तो 7 की घात 1 7 ही होगी। इधर आ जाते हैं, 3 है तो घात में 4 का भाग देना पड़ेगा। 66 में 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 से करूंगा तो एक बार में 4 हो गया, फिर 26 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 3 की घात 2 आ जाएगी, क्योंकि शेषफल 2 बच रहा है इसलिए। 1 बच रहा होता तो 1 आ जाती, जैसे आई है। 3 बच रहा होता तो 3 आ जाती, और 4 बचती नहीं है क्योंकि 4 में तो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो जब घात में भाग देने पर शेषफल कुछ भी ना बचता हो तो उस समय घात 0 नहीं, घात 4 लगाते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9। 6 और 7 का गुणा कर लो, 6 इंटू 7 कितना, 42। 42 का 9 से गुणा, मतलब 2 का 9 से गुणा करोगे क्योंकि इकाई अंकों की बात हो रही है। 18, 18 का कितना, 8। 8 मतलब चौथा ऑप्शन आपका एकदम मैच खा रहा है। चलिए भाई, 21वां प्रश्न फिर से इकाई अंक की बात कर रहा है। पीछे कितना है, 3, तो 36 है तो घात में 4 का भाग देंगे, पूरा पूरा चला जाएगा। तो जब घात में पूरा पूरा भाग चला जाता है, अभी अभी मैंने आपको बोला घात 4 बना देते हैं, और बाकी शेषफल 1 2 3 बचता है तो 1 2 3 बना देते हैं। माइनस 2 है तो वही नियम लगेगा, घात में 4 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 7 8 में 4 का भाग देना पड़ता है। 20 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा है, तो जब शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो घात 4 लगा देंगे, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 4। तो 3 की घात 4 मतलब होता है 81। 81 का एक काम में लूंगा, माइनस 2 की घात 4 करूं तो 2 की घात 4 मतलब होता है कितना, 16। तो 16 का 6 काम में लूंगा, एक में से 6 तो जाता नहीं है, तो ये नंबर 1 और 6 थोड़ी ना, नंबर तो बहुत बड़े हैं, उनके इकाई अंक 1 और 6 है। तो जब 1 में से 6 नहीं जा रहा तो यहाँ से हासिल लूंगा कुछ ना कुछ, तो 1 का 11 हो जाएगा, 11 में से 6 जरूर माइनस हो जाएगा और 5 बचेगा, तो इसका इकाई के स्थान पर कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि पहला ऑप्शन एकदम सही है। पूरा नंबर हमें निकालना ही नहीं है, हमें तो इकाई के अंक की बात करनी है, तो उसी पर काम कर रहे हैं हम लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अभी जो किया वैसे ही करना है, वहां पर घटाया था या जोड़ना है, लेकिन ये उससे भी आसान है। उसका कारण ये है कि पीछे 4 है, 4 है तो घात चेक कर लेंगे सम है या विषम। अगर 4 की घात, मतलब इस पूरे नंबर में लास्ट में 4 है, उसकी घात अगर सम आ रही है तो इकाई अंक 6 होगा, और विषम आ रही है तो इकाई अंक 4 होगा। तो ये 102 क्या है, सम संख्या है, तो इसका मतलब 4 की घात कितनी आ जाएगी, 4 की घात क्या, इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। और ये विषम संख्या है और यहाँ पर 4 है, तो जब 4 हो और उसकी घात विषम संख्या हो तो इकाई अंक हमेशा 4 ही आता है। आगे और भी नंबर आएंगे, मैं सिर्फ इकाई अंक की ही बात कर रहा हूँ। अब जोड़ रहा हूं तो पहले इकाई अंक जुड़ेंगे, तो 6 और 4 जुड़ेंगे 10 होगा, तो इकाई के स्थान पर 0 आएगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि सी ऑप्शन है, 0 लेकर आपके सामने आ रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 की भाजकता का नियम आपको पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 आपको पता होना चाहिए। 9 की भाजकता का नियम क्या बोलता है, संख्या के अंकों का योग 9 से जाना चाहिए, और वो का वो नियम 3 के लिए भी लगता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं। तो देखिए, 9 की भाजकता का नियम मतलब संख्या के अंकों का योग 9 से जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक एक ऑप्शन को। 5 और 4 9, ये तो खत्म हो गया। फिर 8 और 7 कितना हो गया, 15। ठीक है, 15 और 6 कितना हो जाएगा आपके, 21। तो इसका मतलब ये तो 9 से विभाजित नहीं होगा। आगे जाते हैं, 6 और 6 12, 12 और 7 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा आपके सामने, 19, और 19 और 10 कर लूंगा तो 29, ये भी 9 से नहीं जा रहा। फिर 7 और 2 9, ये चला गया।
6, 4, 10 और 8, 18 ये भी चला गया, तो पूरा का पूरा नंबर 9 से चला गया। इसका मतलब यही है जो 9 से विभाजित हो रहा है। और नंबर क्या है? 47862। आगे वाला नंबर होगा क्या? 5 और 4 9 चला जाएगा, 3 2 5 और 1 6 बच जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा? सी, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। 9 की भाजकता का नियम ही यही कहता है। अगला प्रश्न, यदि संख्या ये 3 से विभाज्य है जहां पर x एक अंक है, नंबर नहीं है, सिर्फ अंक है, और अंक 0 से 9 तक होते हैं, आपको पता है, तो x के सभी संभव मानों का योग क्या होगा? तो x 3 4 5 1। तो जैसे 9 की भाजकता का नियम ये बोलता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से जाना चाहिए, वैसे 3 की भाजकता का नियम ये बोलता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से जाना चाहिए। योग करो, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, ये आ गया 13। अब x कोई ना कोई अंक है जो कि इसके साथ जुड़ेगा। अब जुड़ने के बाद में जो भी नंबर आए वो नंबर 3 से विभाजित होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, मतलब नंबर कौन कौन से अंक आ सकते हैं, उन सभी अंकों को लेकर उसका टोटल करके आपको बताना है। एक आ सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 13 और 1 कितना होगा? 14। फिर 2 करूं तो 15 होगा, तो 15 होगा तो क्या 13 और 2 15, 15 3 से विभाजित होता है? होता है। तो इसका मतलब x का मान एक तो 2 होगा। 3 करूं तो 16 काम का नहीं है, 4 करूं तो 17 काम का नहीं है, 5 करूं तो 18 बिल्कुल काम का है, 18 3 से जाता है, 6 करूं तो 19 काम का नहीं है, 7 करूं तो 20 काम का नहीं है, 8 करूं तो 13 और 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 21, 21 काम का है। फिर 9 करूं तो 13 और 9 22 आएगा, जो कि काम का नहीं है और आगे जाना नहीं है क्योंकि संख्या नहीं, अंक ही लेना है। तो ये 3 हमारे सामने संभावनाएं हैं, तो इन तीनों का योग पूछ रहा है। 8 2 10 और 5 15 होगा। 15 में देख सकता हूं, पहला ऑप्शन कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है हमारा, यदि 8 अंक की संख्या जो कि लिखी हुई है 11 से विभाजित होती है तो a का मान क्या होगा? तो संख्या क्या है? 2 5 6 1 3 9 a 4, 11 से विभाजित हो रही है। 11 की भाजकता का नियम ये बोलता है कि स्टार्टिंग से एक एक अंक उठाइए और एक छोड़कर एक अंक लेते रहिए और उन लिए गए अंकों का योग कर लीजिए और पीछे बचे हुए अंकों का भी योग कर लीजिए और दोनों योग का अंतर कर लीजिए। अगर वो अंतर 0 आ जाए या 11 की टेबल 11 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या आ जाए तो पूरी संख्या ये जो लिखी हुई है 11 से विभाजित होगी। तो 2 और 6 कितना? 8, 8 और 3 कितना? 11, 11 और a 11 प्लस a। बचे हुए कौन कौन है भाई? 5, 5 और 1 कितना? 6, 6 और 9 कितना हो गया आपके? 15। ठीक है, 15 और 4 कितना हो गया? 19। अब इस a की जगह ऐसा कौन सा मान रखूं कि इस 19 और इसका अंतर या तो शून्य आए या फिर 11 से विभाजित आए। तो मैं देख सकता हूं a की जगह अगर इस 19 और 19 जीरो होता है तो a की जगह अगर ऑप्शन से 8 रख दूं तो इसका मतलब 19 माइनस 19 करूंगा तो 0 आ जाएगा और 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाजित कोई संख्या आनी चाहिए। 11 से विभाजित संख्या तो आती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ 0 आता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो a की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? a की जगह लिख सकता हूं 8। 11 और 8 कितना? 19 और 19 और 19 का अंतर 0, 0 आ जाएगा तो ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा आपका? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे नंबर सिस्टम के नौकरी वाले 25 प्रश्न जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मैथमेटिक्स के सारे सवाल मिलेंगे, जो भी वैकेंसीज कंटिन्यू आती रहेगी उन सभी के, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप मैथमेटिक्स में पहले से कमजोर हैं या फिर मैथमेटिक्स में अच्छे हैं तो और भी अच्छा करना चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये सवाल आपको अच्छे लगे और आपको लगा हो कि आपके लिए मेहनत की गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर और भी स्टूडेंट्स का भला करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अगर आने वाली जितनी भी क्लासेस है, जितने भी हमारे वीडियोस हैं, उनका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। साथ ही साथ अगर इस पूरी क्लास की एज इट इज आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आई मैथ यू के नाम से ग्रुप बना हुआ, उसे ज्वाइन कर ले। जैसे ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा उसके 10 मिनट बाद में ही ये जो पीडीएफ है वो भी डाल दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
आप सभी को फिर से होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अच्छे से होली मनाइए और फिर अपने एग्ज़ाम में लग जाइए। और आपका एग्ज़ाम तो 5-6 दिन बाद ही है होली के, तो ज़्यादा होली नहीं खेलनी है। आधा 1 घंटा खेल कर फिर से अपने उसी फ़ोकस पर लग जाइएगा। लेकिन फेस्टिवल है, सेलिब्रेट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए। क्योंकि असली फेस्टिवल तो आपका 19 और 20 मार्च को होगा। उसमें अगर आपने जीत हासिल कर ली, तो आने वाली जितनी भी होली है, वो सब होली आपकी रंगीन होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।